हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम ठीक हैं। आज बच्चों हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन है भाई। बढ़िया वाले बोले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सर क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं? हाँ भाई, चांसेस बहुत सारे रहते हैं, आए हुए भी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कुछ लिखा है, शो दैट सम ऑफ m प्लस एन टर्म एंड m माइनस एन टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। सिंपल लैंग्वेज में सुनो। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये वाले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। बेसिकली यही दो फॉर्मूले थे। लास्ट टर्म से कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला भी था ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, और सम का एक और फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इन चार फॉर्मूले के आसपास ही अपना पूरा चैप्टर घूम रहा था। बोला है कि m प्लस एन टर्म एंड m माइनस एन टर्म का सम। क्या ये कुछ ऐसी बात हो गई अगर वो बोलता कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम, तो हम दोनों टर्म को ऐड कर देते, थर्ड टर्म निकाल देते, फोर्थ टर्म निकाल देते और दोनों टर्म को ऐड करते। यहाँ पे बोला है m प्लस एन टर्म का सम किसके साथ करना है? m माइनस एन के, मतलब m प्लस एन और m माइनस एन दोनों टर्म का सम करना है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों टर्म निकालते हैं और दोनों का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, किसके इक्वल प्रूफ करना है? ट्वाइस ऑफ एमथ टर्म के ट्वाइस के इक्वल प्रूफ करना है अपने को। देखो कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन। कैप कहाँ चली गई भाई इसकी? अरे हाँ, ये इधर देखो। m प्लस nth टर्म निकालो। सर m प्लस nth टर्म जो होगा वो होने वाला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या यही होता था? यस सर, यही होता था। जहाँ पे m प्लस nth टर्म हमने लिखा, अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिखूँ, कैसा लिखूँ? देखो अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ a m प्लस n, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना a3 का मतलब थर्ड टर्म कितना होता था? a प्लस थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई डी। देखो पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ के आए हो तो तुरंत समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस एम प्लस एन, यानी m प्लस एम टर्म निकालना है। फॉर्मूला वही वाला a प्लस एन माइनस वन, यानी जो भी टर्म आपको कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे रखते थे और माइनस वन करते थे। हमें m प्लस एन टर्म देखना है, तो यहाँ पे m प्लस एन रखो और माइनस वन करो। ये वाला n और वो वाला n दोनों अलग बात है। नंबर ऑफ टर्म, जोन सी भी टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पे रखो और माइनस वन करो। यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं m प्लस एन टर्म, यहाँ पे रखते हैं और माइनस वन करते हैं, मल्टीप्लाई डी। ये हो गया m प्लस एन टर्म। m माइनस एन टर्म सर सेम है ऐसे ही, a प्लस m माइनस एन और माइनस वन तो लगाना ही है, मल्टीप्लाई डी। वो तो बोल रहा था कि सम ऑफ दिस एंड दिस टर्म, दोनों टर्म का सम। देखो ध्यान से, दोनों टर्म का सम करते हैं ये वाली टर्म का भी और ये वाली टर्म का भी। तो a प्लस एम एन ये वाली टर्म, उसमें ऐड कर देते हैं भैया ये वाली टर्म। क्या कुछ होने वाला है? a और a, सर ये बन गया 2a। बिल्कुल सही बात है। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, ध्यान से देख लेना। m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें ऐड करते हैं ये वाली टर्म m माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 2a प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या d कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये वाली टर्म में भी d है, ये वाली टर्म में भी d है, दोनों टर्म में हमें d दिखाई देता है, तो भैया d के कॉमन लेंगे, एक साथ लिख देंगे। m प्लस n माइनस वन बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा m माइनस n माइनस वन। ये रहा दोनों का d एक साथ। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए यार। d दोनों का एक साथ बाहर लिखा है, ये वाला और ये वाला दोनों ये लिखा है यहाँ पे। m प्लस एन माइनस वन ये रहा, m माइनस एन माइनस वन ये रहा, और भैया d अपना बाहर है। ओके सर, कोई समस्या का विषय नहीं है। 2a प्लस माइनस वन और एक ये रहा माइनस वन, प्लस n और एक देखो प्लस n और माइनस n, ये तो गायब हो गया सर। अरे वाह, यहाँ पे बचा है m और m, सर ये हो गया 2m। बिल्कुल सही बात है।
-1 सर ये हो गया -2 और साथ में डी अपना है, बिल्कुल है सर। 2a यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, उसको 2 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे m बचेगा, यहाँ से 2 गायब हुआ तो -1 बचा, मल्टीप्लाई बाय डी। इसके नीचे अगर हम लिखें तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं सर दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं। फॉर्मूला रफ कर दे क्या? नहीं यही लिख देते हैं, छोड़ो। देखो यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये अपना कौन सा टर्म चल रहा था भैया? m प्लस n और m माइनस n, इन दोनों टर्म को हमने ऐड किया था। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 यहाँ से और यहाँ से बाहर लेते ही तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस यहाँ पे m-1 बचेगा, m-1 और साथ में d। कोई दिक्कत नहीं सर। अबे यहाँ देख, उधर देख, यहाँ ध्यान से देख, ये देख, a प्लस m-1 मल्टीप्लाई डी। थोड़ा सोच, जब थर्ड टर्म था तो a3 का मतलब था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर a2 होता तो उसका मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जैसे an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a2 का मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो है भैया वहाँ यही तो है, देखो 2a2 3a3 n वो जो टर्म आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं n की वैल्यू वही तो रखते थे। यहाँ देख, यहाँ जो है m, तो क्या इसका मतलब यही हो गया 2am। ये वाला पार्ट दिखा तुम्हें? नहीं दिखा, उधर लिख देते हैं। चलो सोचो यार, थोड़ा सोचो, क्या यही वाली बात है? an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ और a2 का मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हुआ। तो क्या a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मतलब am नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 2 अपना बाहर था सर, ये रहा 2, और ये किसके इक्वल चल रहा था सर? ये इक्वल चल रहा था a प्लस n और प्लस a माइनस n के। तो m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, दोनों टर्म का सम कितना आया है सर? वो आया है ट्वाइस ऑफ mth टर्म। बस यही तो प्रूफ करना था। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। देखो कैसे, m प्लस nth टर्म सर ये रहा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m माइनस nth टर्म सर a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों टर्म को ऐड करते हैं, a और a 2a हो गया। यहाँ से और यहाँ से d एक साथ कॉमन करके यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बचा m प्लस n माइनस 1 ये रहा, एंड देन m माइनस n माइनस 1 ये रहा। माइनस n और प्लस n कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, -1 एंड -1 इज इक्वल टू -2, m एंड m इज इक्वल टू प्लस 2m, दोनों पॉजिटिव है ना। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखा है, यहाँ पे 2a चल ही रहा था। अब यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लिया है उसको बाहर लिखा है, अंदर बचेगा a और यहाँ पे बचेगा m माइनस n, तो a m माइनस n मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, किसके इक्वल था सर? m प्लस nth और m माइनस nth टर्म के सम के इक्वल था। इसको ध्यान से देखा तो सर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मतलब mth टर्म, जैसे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, ठीक उसी तरीके से a m इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो सर ये a m के इक्वल है, 2 हमने बाहर लिखा हुआ है तो ट्वाइस आ गया। तो यही प्रूफ करना था कि m प्लस nth टर्म m माइनस nth टर्म ट्वाइस होगा। ट्वाइस बोले तो 2 गुना होगा किसका? mth टर्म का। तो वही हमने इक्वल लिखा दिया। समझ गए? आसान है? हाँ सर, उतना भी आसान नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो ये भी बेहद आसान है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म कितना है? 0। लिखो सर 9th टर्म है 0। एग्जाम में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही सेम चिपका आ जाना बस, और कुछ नहीं करना। 9th टर्म कितना है? 0 इज इक्वल टू 0। 9 टर्म का मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला लिख देना पहले, देखो एग्जाम में पहले फॉर्मूला इधर साइड में लिख देंगे हम। तो सर a प्लस 9 माइनस 1 बन जाएगा 8d इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया? देखो यार ये तो पता होना चाहिए तुम्हें, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। चलो आप भी एग्ज़ाम में लिख के आना। सर क्योंकि हमें पता है an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो भैया ट्रम जौन सा भी टर्म का वैल्यू आएगा वो चेंज होके ही आएगा। एन की वैल्यू चेंज करो तो मान लो 2 रखते तो A2, 3 रखेंगे तो A3, 4 रखेंगे तो A4। 9th टर्म है तो 9 रखेंगे यहाँ पे A प्लस 9 माइनस 1 8 बन जाएगा तो 8D, A प्लस 8D ये लिखा। 9th टर्म का वैल्यू A प्लस 8D विच इज़ गिवन टू यू 0, हमने 0 के बराबर लेके चला। अपने को प्रूफ करना है कि 29th टर्म जो होगा वो ट्वाइस होगा 19th टर्म के। ठीक है सर, तो पहले 29th टर्म चेक करते हैं, उसके बाद 19th टर्म चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से अगर मुझे A निकालना हो तो A की वैल्यू -8D आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। निकालो, बॉक्स में बंद करो, यहीं पे रखे रहने दो। 29 को चेक करो, ये रहा, पकड़ो इसको। 29th टर्म ही इक्वल प्रूफ करना है 19th के ट्वाइस के। तो 29th टर्म A29 लिखो या 29th टर्म लिखो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल होगा A प्लस 28D। फॉर्मूला सर यही वाला, क्योंकि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की वैल्यू 29 रखेंगे तो भैया 28 ही आ जाएगा। सर क्या ऐसे ही लिख के आना है? हाँ ऐसे ही लिख के आना है, गलत नहीं जाएगा बिल्कुल भी। A का तो भैया हम ये लिख सकते हैं -8D। हाँ लिख नहीं सकते क्या? A का मतलब -8D नहीं लिख सकते आप लोग? बस बिल्कुल लिख सकते। तो A का मतलब -8D प्लस 28D। 28D ये -8D माइनस होगा तो भैया 20D बन जाएगा। तो 29th टर्म आ गया 20D। चलो सर कोई बात नहीं। जरा अब 19th टर्म को देखते हैं कितना आने वाला है। 19 टर्म A19 कितना होने वाला है सर? A प्लस 18D होने वाला है। सर A की वैल्यू ये रही भाई -8D, ये रहा -8D प्लस 18D। 18D माइनस 8D सर ये 10 बचेगा। ओहो सर 19 टर्म का आंसर 10D आया है और 29वीं टर्म का आंसर 20D आया है। 10D के 2 गुना ही तो होता है 20D। अब यार दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये 10D है, ये 20D है, तो 10D 19वीं टर्म है और 20D 29वीं टर्म। तो 29वीं टर्म सीधा सीधा 2 गुना नजर नहीं आ रही क्या? हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ कि 10D जो है ये रहा, कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखना हेयर, यहाँ पे क्लियरली CLEARLY, यही स्पेलिंग होती है कि हाँ क्लियरली जो 29th टर्म है A29 इज इक्वल टू किसके इक्वल है सर? 20D के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 19 टर्म। ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा और ठीक करके लिख देता हूँ। देख 20D को देखो, वैसे तो साफ साफ नज़र आ गया, आप लिख दोगे मुझे पता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10D, 10 दूनी 20। हाँ सर 2 ऐसे रहने दे, 10D का मतलब है सर 19 टर्म A19। तो 29वीं टर्म ये आ गई 19 टर्म के 2 गुने के बराबर है। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी जीरो के बराबर जो दिया था उसको रखा, वहाँ से A की वैल्यू निकाली। उसके बाद बोला था 29वीं टर्म, तो 29वीं टर्म देखा A29, A प्लस 28D निकाला। ठीक है, A की वैल्यू रखा तो 20D आ गया माइनस करके। यहाँ पे 19वीं टर्म कैलकुलेट करा, A की वैल्यू रखा माइनस करके 10D आ गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है 29वीं टर्म 20D है, 19वीं टर्म 10D है। तो भैया ये 20D और 10D साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया, ये ट्वाइस है। बस ये तो लाना था कि 29वीं टर्म 19वीं टर्म के 2 गुना है। सिंपल है, हाँ आसान है सर, इम्पोर्टेंट है बट ठीक है, नोट करिए आप। हम और क्वेश्चन लिख देते हैं तब तक। देखिए 3 क्वेश्चन और लिखे हमने, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP होज AN इज इक्वल टू दिस। देखो ध्यान से, बोला है कि आपको ना जनरल टर्म गिवन है AN जनरली तो होता था ना, हाँ AN इज इक्वल टू -3N + 7, ये आपको गिवन है। देखो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, AN आपको ये गिवन है और आपको अगर वो टर्म निकालने के लिए बोलेगा, कोई सी भी बोले, N की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और अपनी टर्म कैलकुलेट करते जाएंगे। उसने कॉमन डिफरेंस पूछा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हम कॉमन डिफरेंस नॉर्मली
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाल लेते थे। बिल्कुल सही बात है सर। तो हमें सेकंड टर्म चाहिए होगी और हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है। सेकंड टर्म a2 का मतलब n की वैल्यू 2, सेकंड टर्म का मतलब n की वैल्यू 2। जनरल टर्म हमें गिवन है, अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो ये देखो -3 और n की वैल्यू 2 रखते हैं +7, 3 2 जा 6, -6 +7 दैट इज इक्वल टू 1। 7 और -6 1 हो गया। a1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 1 रखो, -3 n की वैल्यू 1 रखते हैं +7, -3 × 1 -3 और +7 इज इक्वल टू आ गया भैया 4। कोई दिक्कत नहीं सर। बोला है जनरल टर्म कॉमन डिफरेंस निकालो। सर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकल जाता है। देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल लेते हैं, बट अगर कोई बोले कि सर मैं कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालना चाहता हूँ कि फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी ठीक है यार। कोई भी एक टर्म निकाल और उसके पीछे वाली टर्म निकालो और उनको माइनस करो तो तुरंत कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो अगर आप a2 - a1 नहीं करना चाहते, a5 - a4 करो, a10 - a9 करो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं है a5 - a3 कर दो, नहीं यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये गलती नहीं करने का। और फिर अगर ये गलती की तो फिर आप बोल नहीं पाओगे क्या, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, नंबर कट जाएंगे ना यार, क्या फ़ायदा फिर बोल के। तो a2 कितना है सर, a2 कहाँ गया, ये रहा सर 1 है, उसमें से माइनस करना है अपने को a1 कितना है 4, तो 1 - 4 इक्वल टू -3। ये आपका आंसर। समझ गए आप? यस सर बिल्कुल समझ गए। देखो आसान था, बिल्कुल आसान था। फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा है। लिखा है सर ये दिया गया, एक एपी दिया है √18 √32, उसके बाद वाली टर्म है √50। बोला कि आगे वाली टर्म निकालो, नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करो। तो सर कॉमन डिफरेंस अगर पता लग जाए तो आगे वाली टर्म इजीली पता लग जाएगी। 18 √18 का मतलब सर 18 का मतलब होता है 2 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 2 18। अब ये क्योंकि अंडर रूट में है तो भैया अंडर रूट में लिखो, 3 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे केवल √2 रह जाएगा। यस 3 √2 सही बात है। तो ये 3 √2 है, √18 मतलब 3 √2, 32 लिखा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी लिखते हैं। 32 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखो। ये और ये पेयर बन रहा है भैया 2 और 2, बाहर आ गया, एक √2 अंदर रह गया, 2 2 जा 4, 4 √2, कोई दिक्कत नहीं। तो 32 को लिख सकते हैं 4 √2। अब ये फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म √32 है। अगर हम, आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इसके नीचे नहीं देगा दिखाई। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो तुरंत कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यस सर बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, सुन देख ध्यान से, इधर देख, कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। सेकंड टर्म है 4 √2 विच इज़ इक्वल टू √32 है ना, तो यही तो है। √18 को लिख सकते हैं 3 √2, माइनस करते हैं 4 √2 में से 3 √2 गया तो बचा केवल √2, तो डिफरेंस आ रहा है √2 का। मतलब हम ना हर एक टर्म में √2 ऐड करने की कोशिश कर रहे होंगे तभी जाके ये सिस्टम बन रहा होगा। ठीक है, तो √50 में भी अगर मैं √2 ऐड कर देता हूँ तो आगे वाली टर्म मिल जाएगी। उसने नेक्स्ट टर्म ही पूछा था, तो हमारा बस सिंपल सा एक लॉजिक ये था कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ऐड कर देंगे, आगे वाली टर्म मिल जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म को माइनस किया। सबसे पहले उसको एक अच्छे तरीके से लिख लिया हमने, है ना, एक अच्छे ढंग से हमने लिखा 4 √2 करके। √18 को लिखा 3 √2 करके। अब इसको माइनस करना है, 4 √2 में से 3 √2 हमने माइनस किया तो आया 2 √2। अब इस √2 ये जो कॉमन डिफरेंस आया है, आगे वाली टर्म कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर देंगे, सिंपल। तो √50 में √2 ऐड करते हैं। सर ये तो ऐड ही नहीं हो पा रहा, होएगा देख। 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, है ना, √50 है ना, इसका मतलब है भैया 25 दूनी 50, 25 का 5 बाहर लो, √2 अंदर रह जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं √50 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देख इधर लिख देता हूँ नीचे, √50 को लिख सकते हैं 5√2 प्लस एक √2 ये रहा, 5√2, एक ये √2 हो गया 6√2। हाँ बट 6√2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ, और ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, और मुश्किल हो गई। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ ये रहा होगा, समझ गए आप लोग। हाँ कैसे देखें, या तो चारों ऑप्शन के फैक्टर करके देखें तो भैया ये बन जाए, या फिर दूसरा तरीका सुनो ध्यान से। आप मुझे एक बात बता दो जरा, इधर देखो, चलो रफ बाद में करूँगा, सोचो। अरे वायर वायर वायर, इधर आजा भाई, ऐसे मत कर। सोचो एक बात सोचो, ये √30 को लिखा था 4√2, अगर मैं 4√2 के स्क्वायर करूँ तो क्या यही आएगा। सुनना यार, देख अगर मैं √30 का स्क्वायर करूँ, अगर √32 का स्क्वायर करूँ तो 32 आता है, √ और 2 स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। ऐसे ही 4√2 का स्क्वायर करूँ, 4 का हो गया 16, 4 का क्या हो गया, 4 का हो गया 16, ये रहा, √2 का हो गया 2, और 16 दूनी 32, इसका स्क्वायर भी 32, इसका स्क्वायर भी 32, मतलब दोनों सेम सेम है। हाँ सेम बात है ना दोनों, समझ पा रहे हैं क्या? अरे बताया, समझ पा रहे हो ना? हाँ इसको सोचो, √18 को, √18 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, √ और स्क्वायर दोनों गायब हो जाएंगे, केवल 18 बचेगा। बिल्कुल सही बात है, ये इसके बराबर है। 3√2 का स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और 9 2 जा 18। हाँ इसका स्क्वायर करके भी 18, इसका स्क्वायर करके भी 18, तो दोनों बराबर है। हाँ तो एक अप्रोच तो ये है कि हमारा जो आंसर आया है 6√2, उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ से भी फिर स्क्वायर करके देखेंगे तो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरी अप्रोच भी बताऊँगा। 6√2 है, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, और 36 दूनी 72, चेक करो 72 वाला ये रहा। √72 का स्क्वायर करेगा तो 72 ही बचेगा, तो ये इसी के बराबर रहा होगा। समझे नहीं समझे? कोई बात नहीं, अगर ये वाली बात आप नहीं समझे तो दूसरी समझो, हालांकि ये भी आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, कोई नहीं, दूसरी समझो। सर 6√2 आया है, ऑप्शन में नहीं है, बनाना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि नन ऑफ दीज भी नहीं है। 6√2 है, ये 6 है, सोच ले 6 बाहर कब आया होगा, जब √ के अंदर 36 रहा होगा। अगर हम √ के अंदर 36 लिखें तभी तो ये 6 बनेगा। हाँ सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल बात सर आपने सही पकड़ी। √ के अंदर पहले से ही 2 है, तो वो 2 ये रहा पहले से ही, ये वाले 6 को अंदर लेके जाऊंगा तो 36 बनेगा, क्योंकि 36 को √ के बाहर ही 6 लिखा जाता है। 36 को √ के बाहर लेके आएगा 6 आएगा, और ये केवल √2 रह जाएगा। देखिए रहा, समझे ना? तो 36 × 2 लिखा हो, 36 का 6 बन गया, वो √2 ऐसे ही रखा रहेगा, है ना? तो ये उल्टा सोच, 6 अगर √ के अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा, वो 2 ऐसे ही रखा है। अब ये देख, दोनों बात अगर समझ में आ गई ना, यहाँ से यहाँ पहुँचना और यहाँ से यहाँ पहुँचना, दोनों देख समझ ध्यान से। 6 को अंदर लेके जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 को बाहर लेके आएगा तो 6 बन जाएगा, और √2 2 तो वही है, 2 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 36 × 2 करेंगे, √ चली रहा है, 36 × 2 72, तो ये रहा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए? समझना तो पड़ेगा यार, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो समझनी पड़ेगी। देखो यार, अगर ये वाली बात समझ में ना आई और फिर तुमने बोला सर हमारी समझ में ही नहीं आता, तो फिर भाई फिर तो गड़बड़ है। देखो है ना, ये तो समझना पड़ेगा। सिंपल सी अगर कैलकुलेशन में दिक्कत करोगे तो फिर तो ये क्या हुआ, है ना? चलो मैं रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हालांकि आसान है, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5, वही अपना वो पुराने वाला फॉर्मूला याद है क्या? वही अलग सा फॉर्मूला जो आया था, an = L - n - 1 × d, याद है? यस सर बिल्कुल याद है, वो बातें थी गजब सी, है ना? देखो बोला कि फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड बोल सकता है, फ्रॉम द लास्ट बोल सकता है। एंड बोले
बाद से है ना, लास्ट बोले तो वही बाद से, पीछे से। 7th टर्म निकालनी है भैया आपको, 7th टर्म फाइंड करनी है, बट एंड से या फिर लास्ट से। एंड बोले तो पीछे से काउंट करके, पीछे 49 है ना, तो 49 फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, ऐसे पीछे से काउंट करते आओ और 7th पे पहुंच जाओ। तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। n की वैल्यू 7 रखो, 7th टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं। l बोले तो लास्ट टर्म, ये रहा 49, ये रहा 49। n सर 7 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -5 सेकेंड टर्म है, उसमें से माइनस करता हूँ फर्स्ट टर्म, -5 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 सर 3 आ गया, ओके 3। 49 माइनस 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई 3, 49 माइनस 6 3 जा 18। समझ गए आप लोग, इसको माइनस करो तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा 31। बस आंसर आ गया। इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या कोई दूसरा तरीका सोल्व करने का है? बिल्कुल है, दूसरा तरीका भी है। क्यों जाना दूसरे तरीके पे यार, इतना सिंपल सा है। एक तो फॉर्मूला याद करना है, पूरी एपी में 2 फॉर्मूले हैं और ये 2 और भी हैं अलग अलग से, उन्हीं से बने हैं। 4 फॉर्मूले हैं कुल मिला के, कहने कोई 4 हैं वैसे। देखिए 2 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन एकदम। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। 3 नंबर का सम 12 दे के रखा है और तीनों नंबर एपी में है, और सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब का सम 216 है। तो हमें नहीं पता वो एपी में 3 नंबर कौन से हैं। मेरी बात याद रखना, जब कभी भी वो 3 नंबर की बात करेगा एपी में, या 4 नंबर की या 5 नंबर की या 6 नंबर की, तो हमारे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वाले नंबर हम कौन से कंसिडर करें। देखो अगर वो बोलेगा कि 3 नंबर्स एपी में 3 नंबर, तो आप ये कंसिडर करना a माइनस डी ए प्लस डी। ऐसा क्यों करना है, बस अभी के लिए याद रखो। अगर एपी में 3 नंबर आपको मानने हो, 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी, अगर एपी में 3 नंबर मानने हो तो मान लेना a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, देखो डी का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अगर आपको 4 नंबर मानना हो एपी में, तो 4 नंबर मान के चलना आप लोग, a माइनस 3d, a माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अभी के लिए ये मत सवाल खड़ा करना सर ये कैसे, ठीक है, ये सवाल मत करना सर ये कैसे, बस सुनो। 5 नंबर मानना हो, a माइनस 2d, a माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जब 11th क्लास में आप लोग आओगे, 11वीं में आपको समझाया जाएगा कि ऐसे हमने क्यों लिए हैं, ये a माइनस 2d, a माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे लेना हमारे लिए आसान क्यों होता है, उधर आपको समझा देंगे। जब 6 नंबर आप एपी में लेके चलते हो तो उधर बन जाएगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो ये हमारे लिए सिलेक्शन थोड़ा इजी बना देता है करना सवाल को। ये वाला सिलेक्शन हमें थोड़ा सा इजी बना देता है सवाल को सोल्व करना, अगर हम इस वे में मानते हैं। जैसे उसने बोला सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। 3 नंबर का सम जो कि नंबर एपी में वो 12 है। अगर हम इसको लेके चलते हैं, देखो कितना आसान बन जाएगा सवाल। तो 3 नंबर एपी में मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 नंबर्स इन एपी इज a माइनस डी ए प्लस डी। लेट द नंबर्स, इसको रफ कर देगा, लेट द नंबर्स आर a माइनस डी ए प्लस डी, ये रे, ठीक है। अब इनका सम कितना है, 12। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी ऐड करके लिखो 12। ध्यान से देख, प्लस डी और माइनस डी गायब हो गया, ठीक है। a बचा, एक a बचा, एक a, तो 3a इज इक्वल टू 12। 3 को डिवाइड में लेके जा, a इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब सोच थोड़ा सा और क्वेश्चन को। सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनका क्यूब्स कितने हैं, 216। उनका क्यूब्स का सम कितना है, 216। तो तीनों नंबर का क्यूब करते हैं, a माइनस डी का क्यूब करते हैं और सम करते हैं तीनों का, a प्लस डी का। तीनों नंबर का क्यूब किया और तीनों का सम किया, कितना आ रहा है, 216। अब इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। a की वैल्यू आ चुकी है 4 यहाँ पे रखते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब d कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे ही d कैलकुलेट होगा a और d आपके पास आ गया, तीनों नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं।
समझ गए आप? इजी है। हाँ अभी करके दिखाते हैं। आप ये वाली बात नोट करो, मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको सिलेक्शन करना हो नंबर का एपी में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तो ये वाले कर लेना, इनसे क्वेश्चन बेहद ईजी बन जाता है। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? हैं? अरे बात समझ में आ रही है? देखो ए की वैल्यू 4 रखते हैं तो इधर 4 रखो, 4 माइनस डी की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 प्लस डी की पावर 3 इज इक्वल टू 216। हाँ अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने की चेष्टा करो। a माइनस बी का क्यूब याद है कुछ थोड़ा बहुत? सर नहीं, याद दिलाओ। देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब लिखा देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी याद करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या तो ये था या ये भी बोला था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की थी a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, जहाँ पे माइनस है सब जगह प्लस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और a क्यूब प्लस बी क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर ये तो क्या कर दिया आपने भाई, याद तो करना पड़ेगा मैथ से, है ना? मैथ से मैथ्स। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो भैया कर लो इसको, ये इधर काम आ रहा है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब 4 का क्यूब करो 64 माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, a 4 था, 4 का स्क्वायर b की वैल्यू तो d है यहाँ पे, प्लस 3a बी स्क्वायर, वही वाला लगाया नीचे वाला और करके जो लिखा था, ठीक है? तो ये हमने एक्सपेंड करके ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 का क्यूब सर 64 प्लस ये भी तो बचा है a क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर b की वैल्यू d है प्लस 3ab स्क्वायर, b की वैल्यू d है तो d का स्क्वायर करो इज इक्वल टू किसके बराबर चल रहा है सर? 216 के। अब देखो ध्यान से, दिल की आंखें खोलो जो कट रहा है काटो, माइनस डी का क्यूब प्लस डी का क्यूब। सर दूसरा मार्कर ले लो, थोड़ा फील आ जाएगा हमें भी। ओके, माइनस डी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, यस सर। इसको भी देखो, -3 4 की पावर 2d प्लस 3 4 की पावर 2d। भागो भैया भागो, ये लो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 64 एक ये रहा और एक 64 ये रहा, कोई दिक्कत? इनको ऐड करते हैं। ओहो एक ये रहा, ये भी तो है, हाँ। 4 4 8 और 4 12, 6 और 6 12 और 6 3 18 और 1 19 हो गया, तो 192 ये बचा है बस। इसको और इसको हमने निपटा के एक साथ लिखा 192 बचा है। ये रहा 4 3 12 डी स्क्वायर, 4 3 12 डी स्क्वायर, 12 और 12 हो गया भैया 24 डी स्क्वायर बराबर है 216 के। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट नीचे आपको शायद दिखाई ना दे तो हम इधर से रफ कर रहे हैं, आप प्लीज़ इधर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आई है ना? ये 3 नंबर एपी में मानो तीनों को ऐड करो, 12 के बराबर रखो, एक की वैल्यू 4 आ गई, तीनों का क्यूब करते हैं। यहाँ पे भैया आइडेंटिटी अपना ओपन किए, a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। सर ये आइडेंटिटी कैसे, ये समझ नहीं आई भैया। याद करो भाई, अभी करना पड़ेगा, मजबूरी है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, देखो कुछ भी करो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी।
अगर ये बोलोगे सर समझ नहीं आया, क्यों फॉर्मूले में क्या आइडेंटिटी ओपन करने में क्या समझाऊँ यार, थोड़ा सा एफर्ट डाल, दिमाग लगाओ। a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करके देख, a माइनस बी के होल क्यूब को ओपन करके देख। अब बोलेगा कि सर समझ नहीं आया, तो देखो वो तो गलत बात है, पाप लगेगा पाप। ठीक है, इधर देख 192 उधर लेके जाते हैं तो 24d² यहीं पे बचेगा, उधर है 216, उसमें से माइनस करते हैं 192, कोई दिक्कत नहीं सर। 24d², इसको माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, ये 1 है भैया, कभी l समझो इसको, 2l6 लिख दिया सर आपने, ये 1 है। ठीक है देखो 11 में से 9 गए 2, 24 बचा। मज़ा आ गया सर, ये भी 24 है। d² इक्वल टू सर 24 डिवाइडेड बाई 24, अरे वाह। d² इज इक्वल टू 1, चिमटपाक डमडम, चिमटपाक डमडम हो गया। d² की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गया। तो भैया d कितना आ गया सर, d आ गया +-1। समझ पाया, ये भी नहीं समझा, अरे इधर देख इधर देख, d², कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, d² इक्वल टू 1, d² इधर ले गया 1, -1 इक्वल टू 0, एक का भी स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। d² -1, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0, d को 0 के इक्वल रखेगा, यहाँ से 1 आएगा, d -1 को 0 के इक्वल रखेगा, यहाँ से d इक्वल टू 1 आएगा, d +1 को 0 के इक्वल रखेगा, यहाँ से d -1 आएगा। कुल मिला के अगर d² इक्वल टू 1 है तो d इक्वल टू +-1, d² इक्वल टू 4 होता तो d इक्वल टू +-2, d² इक्वल टू 16 होता तो d इक्वल टू +-4, है ना। ओके, समझ गए आप लोग। सर d की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो +1 आ रही है, एक -1 आ रही है, तो दोनों लो। a की वैल्यू कितनी आई थी? हाँ सर आपने गायब कर दिया, 4 आई थी, 4। हाँ तो a की वैल्यू, ये भूलने का नहीं, a की वैल्यू आई थी 4, ये रही। d की वैल्यू 2 आ रही है तो AP भी 2 बनेगी, मतलब AP तो खैर 3 टर्म ही है यहाँ पे, तो 3 टर्म आएंगे, देखो कैसे सेम ही आएंगे, और तीनों ध्यान रखना। अगर हम 1 ले लेते हैं, a 4 है, a कितना है 4, हमने 3 टर्म माना था, कौन कौन सी माना था सर? हमने माना था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, याद आया? यस सर याद आया। a की वैल्यू 4 है, वो रहा बीच में, a माइनस डी 4 माइनस, अभी +1 और -1 आया है तो मैं +1 लेके चलता हूँ, तो +1 लेके चलते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है सर, इधर a प्लस डी से आगे वाली तो कॉमन डिफरेंस 1 लेके चल रहा हूँ, 1 ऐड कर दो 5 आ जाएगा। समझ गए? a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 1 लेके चले हैं, तो पहले वाली निकालने के लिए -d किया, यानी 1 लेके चला है, तो 4 में से 1 घटाओ 3, 4 में 1 जोड़ दो 5। इफ़ अगर हम d की वैल्यू -1 लेते हैं तो देखो a तो भैया 4 ही रहने वाला है, ये रहा a माइनस डी, a तो पहले से ही 4 है ना, इसको रफ करते हैं, रुक जाओ इसको भी रफ करते हैं। a कितना है सर? a तो 4 है, d कितना है -1, देखो a तो 4 है, 4 रखो, उसमें से माइनस करना है d, और d कितना है सर? -1, ये रहा -1, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 5, यानी इससे पहले वाली आ गई 5, कोई बात नहीं। अगेन a प्लस डी करते हैं, a की वैल्यू कितनी है सर? 4 प्लस d करना है, 4 प्लस d कितना है सर? d -1 है, ये रख -1, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 1 3 आ गया सर, सेम ही तो आ रहा है, 3 4 5 या 5 4 3, 3 4 5 हो सकता है, 5 4 3 हो सकता है। वो 3 नंबर जिनको ऐड करके 12 है और जिनका क्यूब 216 होता है, वो 3 नंबर 3 4 5 होते हैं, या फिर 5 4 3 होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये रहा 12, 5 और 4 9 और 3 12, ये रहा 12, क्यूब कर इनका, 3 का 9 हो गया, अरे 9 कैसे 27, 4 का 64, 5 का 125, सबको ऐड कर ले 216 बन जाता है। समझ गए? ईजी है। यस सर। 2D आए तो भैया नंबर्स भी 2 तरीके से लिखे गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग, बट तीनों नंबर सेम ही है। ओके, और तीनों AP में 3 4 5 5 4 3, एक इंक्रीजिंग AP है, दूसरी डिक्रीजिंग AP है, एक का D +1 है, एक का D -1 है। ओके चलो 7th क्वेश्चन भी खत्म करते हैं, एक बार आप ट्राई करो फिर हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं। लिखा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP,
AP में है और एंगल ट्रायंगल के 3 होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो AP में सिलेक्शन करने के लिए क्या बोला था भैया, अगर AP में 3 नंबर का सिलेक्शन करने हो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है सर। तो लेट द एंगल्स आर A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। ओके चलो, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल यही होने वाला है। ये तो A है, इसमें से माइनस किया है तो A माइनस डी बना है, इसमें ऐड किया है तो A प्लस डी बना है। तो A माइनस डी डिग्री, A डिग्री एंड A प्लस डी डिग्री। तो ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है। बोला कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। सो जो सबसे बड़ा एंगल है, नाउ हमें ये भी पता है तीनों को ऐड करके, एक बार ज़रा इसको लिख देते हैं, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। यही तो होता है। देखो उसने एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये इंटीरियर एंगल की बात करें, द इंटीरियर एंगल लिख लेना, द इंटीरियर। एक्सटीरियर में मामला गड़बड़ हो जाता है ना। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। ओके, तो D और D गायब हो गया। 1 2 3 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18। समझे? बिल्कुल समझे सर। A की वैल्यू 60 आ गई। ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस है लिस्ट के, ग्रेटेस्ट A प्लस डी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। वो ट्वाइस है छोटे वाले एंगल की, और छोटे वाला एंगल A माइनस डी है। A की वैल्यू सर 60 आई है, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस 60 माइनस डी। इसको सोल्व करते हैं। हाँ देख ध्यान से, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो 120 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2D, उसको इधर लेके आओ, D प्लस 2D इज इक्वल टू 120 माइनस 60, डी ओ ये 3D इज इक्वल टू 60, डिवाइड में लेके आओ, D 60 बाई 3 20 आ गया। D की वैल्यू कितना आ गया सर? D की वैल्यू आ गया 20, A की वैल्यू 60, D की वैल्यू 20। थोड़ा कैलकुलेट कर लो। अब ये 60 है, ये रहा 60 आ गया। A माइनस डी माइनस करो, A 60 है, 60 में से 20 माइनस करो सर 40। A 60 है, 60 में A प्लस डी, 60 में 20 ऐड करो 80। बस यही आंसर था। इजी है ना? यस सर, ये तो आसान है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपना। 7 क्वेश्चन हो गए लगभग इंपॉर्टेंट, और भी क्वेश्चन कराएंगे लगभग। ये मान लीजिए आप 20-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा देंगे और NCERT बस हो जाएगा काम। उसके बाद असर्शन रीजन और केस स्टडी, तो इतना काफ़ी होता है एक चैप्टर से। NCERT के अलावा 20-30 और अलग से क्वेश्चन करा दो, और अपना असर्शन रीजन वाले और केस स्टडी, बस कहानी ख़त्म चैप्टर की। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए इसको। बाय बच्चों।